नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लगातार यहाँ पर हिंदुस्तान में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम करीब-करीब ₹7.5 बढ़ गए हैं। 3 बार लगातार उसमें बढ़ोतरी की गई है। सरकार कह रही है कि काफ़ी लंबे समय से जो पैसा बचा हुआ था कंपनियों के पास, मुनाफ़ा बचा हुआ था, वो सब खत्म हुआ और हज़ार करोड़ रुपए हर दिन का नुकसान हो रहा है, इसलिए अब इसको ज़्यादा दिन तक नहीं झेला जा सकता। देश में परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव थे तब क्यों नहीं किया था आपने, लेकिन खैर अब वो बात तो आगे हो गई। उससे बड़ा डेवलपमेंट एक हुआ कि मार्को रूबियो साहब, अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ आए भारत की यात्रा पर। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वो मार्को रूबियो साहब एक तो शायद स्नब किए गए कि कोलकाता जब पहुंचे तो विदेश मंत्री या कोई और बड़ा अधिकारी वहां नहीं पहुंचा था उनको लेने से, तो इसको भी नाराजगी थी। लेकिन जब अमेरिका की 250वीं जयंती यूएस एम्बेसी में मनाई गई तो अचानक वहां पर ट्रंप साहब का फोन आ गया सर्जियो साहब के पास, जो एम्बेसडर उनके पास, और उन्होंने कहा कि आई लव इंडिया और मुझे 100% भरोसा है इंडिया पर और प्रधानमंत्री मोदी पर। अब हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो क्या है, दूध के जले हुए हैं आजकल, छाछ फूक फूक कर पी रहे। तो ये जो लव है, मोहब्बत है, लव एंड हेट रिलेशनशिप है ट्रंप साहब की और ईरान के साथ जो चल रहा है, किसी दिन वो कहते हैं डील हो गई है, किसी दिन समझौता हो रहा है, किसी दिन सीज फायर, इतने सारे मुद्दे, और उस बीच में रुपया जो है लगातार गिरे जा रहा है, रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। इस रुपये के गिरने की क्या फायदे हैं, गिरने के क्या नुकसान है, ऐसी बहुत सारी बातें हो गई जो देश दुनिया के समझ से बाहर हो। तो इसलिए हमने कहा हमारे बड़े भाई शिवकांत जी को याद करते हैं, जो दुनिया भर में नजर रखते हैं, लंदन में रहते हैं, बीबीसी के संपादक रहे हैं और हिंदुस्तान से मोहब्बत तो है ही, लेकिन दुनिया भर की नजर, दुनिया भर पर उनकी बड़ी नजर रहती है, गहरी नजर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हो रही, समझ आ नहीं रहा था, यहाँ दिमाग का रायता बना हुआ, रायता इतना फैल गया कि समझ ही नहीं आ रहा। तो हमने कहा आप ही को परेशान किया जाए। सर क्या हो रहा है, क्या होगा देश में? देखिए, जहाँ तक पेट्रोल की कीमतों की बात है तो वो तो जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो भारत में भी होगा। दो रास्ते हैं, या तो आप कंपनियों का घाटा भर दें और प्रजा को बचा लें महंगाई से, या अपना टैक्स कम कर दें। कम कर। ये भी एक असलियत है कि ये जो 100 रुपया या 110 रुपया जो भाव है इस वक्त, उसमें लगभग 30 रुपए तो केंद्र सरकार के हैं और 10-15 रुपए राज्य सरकारों के। जी। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा लोग इसको सुन के चौंके ना, क्योंकि केवल भारत नहीं, ये पूरी दुनिया में है। भारत में अगर 110 रुपए भाव है तो यहाँ ब्रिटेन में 200 रुपए है, और अमेरिका में थोड़ा सस्ता मान लीजिए, वहाँ 100 रुपए के आसपास है, क्योंकि $5 पर गैलन औसत की बात करें तो हर राज्य में अलग अलग है। जैसे भारत में इसको लेके अलग विवाद अलग राज्यों में है कि अलग, साहब हाँ। फलाना राज्य में जो है वो 100 से कम है, ढिमके राज्य में 114 है और 115 है। तो अमेरिका की बात करें तो आपको गश आ जाएगा। अमेरिका में तो कैलिफोर्निया में वो $6 गैलन, 5.5 से $6 गैलन के आसपास है कुछ जगह पर, और वही टेक्सास में अगर आ जाएंगे तो तो $4 पर गैलन। $4 पर है शायद, टेक्सास में तो $4 पर। 4 और 5.5 6 का अंतर ही बहुत देख लें फर्क। आप। ऐसा अगर भारत में हो जाए, मान लीजिए कि साहब असम में तेल होता है या बम्बई में तेल होता है, तो वहां तो आप कर दें 50 रुपया और अब बाकी दिल्ली जगह में कर दें 100 रुपया, तब क्या होगा? तो ये सब हकीकत है, ये पूरी दुनिया में चलता है। और जहाँ तक टैक्स की बात है, और ये जो फ़र्क है ना, ये जो मैंने बताया कैलिफोर्निया और दूसरी जगहों का फ़र्क, वो इस वजह से है कि कैलिफोर्निया जो है वो जलवायु की चिंता करता है। तो एक तो टैक्स के दो कारण होते हैं। एक तो जिस दिशा में आप समाज को ले जाना चाहते हैं उसमें जाने के लिए मजबूर करना, रेवेन्यू के जबरदस्ती लिए। नहीं कर सकते आप। इसको डिसइंसेंटिव कहते हैं, कि आप आर्थिक पीड़ा जो है वो बना दीजिए ताकि लोग उधर न जाएं, जिधर जाना चाहिए उधर जाएं। तो एक तो ये है कारण। दूसरा कारण ये है कि भाई आपको कहीं न कहीं से ये जो सड़कें बना रहे हैं उनकी मरम्मत कर रहे हैं, बनाना तो चलो
आप ये कहेंगे साहब प्राइवेट रोड बन रहे हैं, आजकल तो टोल ले रहे हैं, फलाना कर। अरे भाई उसकी मरम्मत भी करनी होती है, उसका रख रखाव इतनी महंगी चीज है कि उसमें हर साल हजारों करोड़ चाहिए, कहाँ से आएगा? तो आप वाहन कर लेते हैं, आप पेट्रोल कर लेते हैं, उसी से निकालते हैं। वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार है, लोग खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है हर देश में जो होती है, पेट्रोल के दाम की आधी के आसपास जो कीमत है वो सरकारी टैक्सों के रूप में होती है। जैसे आप सिगरेट पीते हैं या आप और कोई ऐब करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट या तो बंद कर दे उसको, या गवर्नमेंट ये कर सकती है, उसमें टैक्स बढ़ाती जाती है। तो आपकी जो दुर्व्यसन है उसका फायदा सरकार को होता है, और सरकार उससे जो है समाज कल्याण के, जन कल्याण के काम करती है। तो सड़क तो जन कल्याण का ही काम हुआ ना। तो एक ये है, तो या तो आप अपने टैक्स घटा दें, जन कल्याण गया भाड़ में, जो है सबको सस्ता तेल मिल जाए, या कंपनियों का भट्टा बिठा दें, कंपनियां बंद करके लोग चले जाएंगे, उसके बाद आप तेल कहाँ से लेंगे? तो तेल तो जहां से मिल रहा है वैसा मिलेगा। अब ये तो हो गए दो कारण। दूरगामी चीजों की अगर बात करें तो उस सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं कि साहब आपने रिजर्व, जैसे चीन ने कर रखा है 9 महीने का रिजर्व। अब उसका भी गणित लगा के बता दूं आपको। उसका गणित ये है कि एक साल में भारत का जो बिल था वो 120 अरब डॉलर के आसपास था ईंधन का, वो बढ़ के 180 हो गया। तो अगर आप 9 महीने का जैसे चीन के पास रिजर्व बनाए तो आपको 180 का 3/4 कर लीजिए, कितना हुआ? यानी 140 अरब डॉलर, 100 जो है 35-40 अरब डॉलर आपके पास खर्च करने को अगर है तो रिजर्व बना लीजिए। रिजर्व बनाने में भी टाइम लगता है, आप थोड़ा थोड़ा करके हर साल रिजर्व बनाएंगे। जब तेल सस्ता होता है तब रिजर्व बनाया जाता है, जब तेल जो है वो आसमान पे चढ़ा हुआ है, पूरी दुनिया जल रही है, तब भी रिजर्व बनाए जाते हैं। तो ये अगर रिजर्व बनाना था तो 10 साल पहले बनाना था, या जब तेल सस्ता था, जब तेल में स्लम्प आया हुआ था, तब बनाना था। तो इनकी सरकार थी या किसी और की सरकार थी, जिसकी भी सरकार थी उसने नहीं किया ना। अब चिल्लाने, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये तो आगे की बातें हैं। तो रिजर्व एक बात रही। दूसरी बात यह है कि साहब आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं? अब आप इतनी तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? पहली बात तो यह है कि आप जो 8-10% सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है विकास दर, लेकिन उसी अनुपात में आपको ऊर्जा भी तो देनी पड़ेगी। जो ऊर्जा बन रही है उससे उसी अनुपात में ऊर्जा बढ़ाते जाइए। तो आप तेल पर निर्भरता कम कीजिए। आपने साहब जो है वो सौर पैनल क्यों नहीं लगाए? हर घर में आपने सोलर पैनल क्यों नहीं लगा दिया? आपने जो है हर पेट्रोल पंप पे सोलर पैनल क्यों नहीं लगा दिया? आपने हर कार को बिजली की क्यों नहीं बना दिया? तो ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें 10-20 साल लगते हैं। बिजली की कार सुनना और चलाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए चार्जर पूरे भारत में कितने करोड़ आप चार्जर लगाने पड़ेंगे, और वो भी एक से सबका बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो वेंडलिज्म है, आपने यहाँ तो ये है कि हर सुपरमार्केट के सामने चार्जर लगे हुए हैं, और उसके पास वो कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो तो एक खंबा है खड़ा हुआ है, उसमें आपने अपनी कार का वो लगा दिया। जैसे ही आपने पार की, आप सौदा लेने जा रहे हैं, आपकी कार भी चार्ज हो गई, वो पैसा भी अपने आप उसमें से निकल गया। हमारे यहाँ ऐसा आप उजाड़ में करके देखें कहीं, उस खंबे जमीन समेत उखाड़ के ले जाएंगे। जब पटरी नहीं छोड़ रहे तो उस खंबे को कैसे छोड़ेंगे? तो सुरक्षा की समस्या है, वेंडलिज्म की समस्या है, और बैलून लगाने की समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो इनका धीरे धीरे समाधान होगा, लेकिन कम से कम उसके बारे में सोचें, उसके बारे में एक आम राय बनाएं, लोगों में बहस चलाएं। ये सरकार नहीं कर रही है। न मतलब सर, इसमें उतना ही विपक्ष का भी दोष है, सिवाय इसके कि बेच दिया, मार दिया, फूंक दिया, और जो है वो बर्बाद कर दिया। 1 साल में गिर जाएंगे, 6 महीने में गिर जाएंगे। अरे भाई, आप कोई कॉन्क्रीट समाधान लेके आइए, उसकी बात कीजिए, साहब हम होंगे तो ये करेंगे, इतने दिन में ये करेंगे, तो लोग कुछ सुने, उसको समझें, फिर उस पर बहस हो, ये होगा कि नहीं होगा। ये सारी बातें कौन कर रहा है? यहाँ तो दुप्पल है, कुर्सी हाथ में आनी चाहिए, उसके बाद हम भी वैसा ही करेंगे, वो भी वैसा ही करेंगे। तो ये तो इस तरह से तो समस्या हमारे हल नहीं होती। वो पंचतंत्र की 3 मछलियों वाली बात है। एक मछली थी जो आने वाली समस्या को भांप करके पहले से इंतजाम कर लेती थी, दूसरी मछली थी समस्या आई
तो उसी वक्त उसका तत्काल कोई समाधान ढूंढ लेते। तीसरी मछली थी, वो कहती थी ठीक है, जब ओले गिरेंगे, जब समस्या आएगी, जब तालाब अब देख सूखेगा लेंगे। सूखेगा, ऊपर वाला मालिक है, अब तक बचाता आया है तो आगे भी बचा देगा। तो आप तीसरी मछली जब तक बने रहेंगे तो आपका यही हाल है। तो सर जो तीसरी मछली का हाल तो है, लेकिन यहाँ जो सारी मछलियां बिना पानी के अब परेशान हैं, किसी की भी जिम्मेदारी हो, सरकार की हो, विपक्ष की हो, राहुल जी की हो, प्रधानमंत्री, परेशान तो पूरा देश हो रहा है ना। देश ही और नहीं, फिर पूरी हम ऐसा भी लग रहा है लोगों को, भाई चीट कर लिया आपने। यदि इतना संकट हो रहा था तो जब चुनाव थे तब तो आप चुपचाप बैठे रहे, और चुनाव खत्म होते ही आपने 7.5 रुपए बढ़ा दिए 3 दिन में, धीरे धीरे करते। अब देखिए ये तो बदमाशी है और ये तो सब करते हैं। चुनाव से पहले जो है लुभाते हैं, तमाम लोग लुभावन वादे किए जाते हैं, तो चुनाव से पहले नहीं किया, चुनाव ये तो दिखाई दे रहा है वोट देने वाले को भी। अब जितना मर्जी चिल्ला लें तो ये बात तो जो चुनाव जहाँ जिस राज्य में उनको मालूम था ना, तो पहले इनको ही पता तभी है। संदेश देना चाहिए था कि आप जो है अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, बाद में बढ़ाएंगे तो हम आपको अभी इसे सबक सिखा देते हैं। तो नहीं सिखाया आपने, तो आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं ना, तो दूसरे आएंगे वो भी यही करेंगे। वो कोई ये थोड़ी कहेंगे पहले कि साहब मैं आपको हम पहले बढ़ा देते हैं। बर्बाद कर दूंगा पहले तो, और बाद में आबाद कर दूंगा जब मैं जीत जाऊं। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि 3 रुपए 9 रुपए, असल बात यह है कि ये एक ऐसा दुष्चक्र है कि आपने अगर दाम जो है नहीं बढ़ाए तो वैसे दाम, और क्या हो रहा है, रुपया गिर रहा है। रुपया क्यों गिर रहा रुपये है? पर आते हैं जी। रुपया इसलिए गिर रहा है कि आपका जो आयात का जो बल्क है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप आयात बढ़ा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि आपके आयात की जो कीमत है जो 120 बिलियन थी वो 180 बिलियन हो गई। और हींग लगे ना फिटकरी, वो तो पिछले 2 महीने आपके कुछ किए बगैर ही हो गई ना। तो उसकी वजह से आपका भुगतान संतुलन बिगड़ा है, पहले से ही बिगड़ा हुआ है वो। आप हमेशा से निर्यात कम कर पा रहे हैं, आयात आप ज्यादा करते हैं। चीन से आप जितने का आयात करते हैं, आप 100 बिलियन के ऊपर का आयात करते हैं आजकल, मुश्किल से 20 वो तो बिलियन का ट्रेड निर्यात नहीं होता। ट्रेड डेफिसिट वहां तो बड़ा है, सबसे बड़ा ट्रेड सबसे बड़ा डेफिसिट चल रहा वही है। सबसे जो है फेवरेबल हमारा अमेरिका के साथ था, वो घास नहीं डाल रहा। वहां हम जो है वो 80-85 का बेचते थे और 30-40 का जो है खरीदते थे, तो वहाँ 40-50 बच जाते थे। यहाँ ये घाटा वो हो जाता। असली चीज ये है कि जो बाहर लोग गए हुए हैं, जो सेवा जो सर्विस सेक्टर में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे काफी भरपाई होती है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ निवेश आ रहा है, देखिए निवेश नहीं घटा है, इस साल भी निवेश बढ़ा है पिछले साल से, उससे पिछले लगातार मैं देख रहा आ रहा हूँ ग्राफ जो है वो इस साल जो है करीब करीब 85 बिलियन का निवेश हुआ है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि निवेश होने के साथ साथ निवेश निकल भी रहा है। जो जी। पहले ज्यादातर से लोग तो ये कह रहे हैं निवेश सर निवेश यहाँ से जा रहा है, बल्कि जो यहाँ के इंडियन निवेशक भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो नहीं, पैसा वो तो है लगाते ही हैं, है। वो भी बाहर जा रहे हैं। 2 तरह का होता है। देखिए एक तो निवेश है कि आपने स्टॉक मार्केट में निवेश किया, कंपनियों में निवेश किया, उनके शेयर खरीद लिए। दूसरा निवेश ये है कि जैसे ये गूगल ने और अमेजोन ने और एप्पल ने सबने अनाउंस किया कि हम इतना बिलियन लगाए, तो वो सब मिल मिला करके निवेश होगा, तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोग काम करेंगे, वो होगा। तो एक तो हमारा करंट अकाउंट का जो निवेश है उसमें गड़बड़ हो रही है, उसमें लोग पैसा निकाल रहे हैं। और जो हमारा कैपिटल निवेश है उसमें पैसा आ रहा है। तो ये उसकी बदौलत हम अभी थोड़ा बचे हुए हैं। अगर वो भी कम होना शुरू हो गया तो रुपया और गिरेगा। वो तो रुपये का तो सीधा देखिए, रुपया कोई झंडा नहीं है, नहीं रुपया किसी की आन है। रुपये सीधा सीधा हिसाब है कि आपका कितना आप कमा रहे हैं, कितना आप खर्च कर रहे हैं। अगर आपका खर्च आपकी कमाई से ज्यादा है तो आपका जो रुपया है उसका उतना ही मूल्य गिर जाएगा, क्योंकि उसकी मांग नहीं है। जिस चीज की मांग नहीं है उसका भाव गिरता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसको तय करता है। तो आप अपनी मांग बढ़ाइए। मांग कैसे बढ़ाएंगे? या तो आप निवेश जो है वो इतनी भारी मात्रा में आकर्षित कीजिए, या आप अपना माल बाहर बेचिए। अपना माल बाहर कैसे बेचेंगे? आप अपना माल बाहर आप तभी बेचेंगे जब आप उसको सस्ता और बेहतर क्वालिटी का बनाएंगे, और इसके साथ साथ आप उसको बहुत बड़ी मात्रा में बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में compete करने के लिए जो छोटे-छोटे जो मतलब
ये जो बात हो रही है ना, छोटे व्यापारी मर गए और ये हो गया, वो सब अपनी मार्केट के लिए ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए। विदेशी बाजार में, नीश मार्केट में ठीक है, थोड़ा बहुत आपका जो है वो चल जाता है काम। सारी और ये जो है ये सारी चीजें और या लग्जरी चीजें जो है वो आपकी बिक जाएंगी, लेकिन जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं वो तो बड़े स्केल मास पर प्रोडक्शन जब तक ना हो। तो आपके यहाँ जब भी कोई बड़ा बनने की कोशिश करता है, आप उसे पीछे पड़ जाते हैं कि साहब सारा देश बेच दिया, खा गया, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई जो है कोई कंपनी इसलिए, अब आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश की जो जो क्या नाम से कपड़ा कंपनियां हैं, वो भारत से 10-10 गुना बड़ी हैं, वो इतनी बड़ी हो गई हैं। तो वहां तो कोई नहीं रो रहा कि साहब आपने सारी जो है वो इंडस्ट्री को मिलाकर के एक ही कपड़ा मिल बना दी, क्योंकि उनको बाहर बाजार में compete करना है, भारत या दूसरे देशों से सस्ते दाम में माल बेचना है, और वो बेच रहे हैं और वो सफल है। आप आपस में लड़ते रहिए और आपका निर्यात बढ़ेगा नहीं, रुपया गिरेगा। फिर जो है अब आप सरकार को दोष दीजिए, जब आपकी सरकार आएगी तब जो है दूसरे आपको दोष देंगे। तो एक दूसरे पे दोष देते रहिए और रुपया गिरता रहेगा। ये कहानी पिछले 80 साल से चली आ रही है। रुपया अभी तक कभी गलती से 2-4-10 मतलब 50 पैसे बढ़ जाता है, लेकिन वो लगातार ग्राफ तो गिरता ही जा रहा है। उसकी वजह ये है कि लगातार आप विकासशील देश हैं, आपका जो बजट है वो संतुलित नहीं हो पा रहा। जब तक आप चीन की तरह से निर्यात करना और अपने उसको बढ़ाना नहीं सीखेंगे, या जो है वो निवेश को आकर्षित करना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जब तक आकर्षित वो तब तक नहीं होगा जब आप नीतियां नहीं सुधारेंगे, अपना माहौल नहीं सुधारेंगे, अपनी सुरक्षा बुनियादी ढांचा वो सब पूरा नहीं करेंगे। और उसके लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी निवेश से आती है। तो निवेश से जो आ रहा है उसको अगर गाली देंगे, यहाँ जो है उद्योगपतियों के खिलाफ गुटबाजी करेंगे, टोलबाजी करेंगे, तो वो भाग जाएंगे, अपने वाले ही छोड़ के भाग जाएंगे। ये भी बुरी बात नहीं है। आपने जो है एक चीज यहाँ पॉइंट आउट की कि हमारा निवेश भी बाहर जा रहा है जी। जो भारतीय उद्योगपति हैं वो बाहर जाकर के जैसे पोर्ट खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जी। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर के उद्योगपति आपके यहाँ लगाएं तो आप अपने उद्योगपतियों में न जाने दें। आप भी तो जाने देंगे ना। अल्टीमेटली वो फैक्ट्री या वो ठीक है, आपके यहाँ अगर वो फैक्ट्री अमेरिका में लगेगी, यूरोप में लगेगी, तो आपके यहाँ रोजगार नहीं होगा, बहुत कम मामूली रोजगार होगा, लेकिन वो जो मुनाफा वहां से कमाएगी वो तो आपके यहाँ आएगा। वो कोई वो उन्होंने ले जाएगा उस मुनाफे को। तो आप दूर की ये सोचिए कि आपके यहाँ से फिलहाल इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं तो रिटर्न क्या ढेला आएगा आपके पास। तो ये भी एक कड़वी घूंट है जो पीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों ने क्या है ना जी। नहीं, आप सारी कड़वी दवा पिलाएंगे। देखिए बात हो रही है, आपने रुपये की बात की, रुपये की बहुत चर्चा हो रही है आजकल, इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो सरकार अभी है वो कह रहे थे पहले, जो पिछली सरकार थी, कि रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। अब लोग उस बात को पकड़े हुए, अब ये इज्जत लगातार गिर रही है उनके हिसाब से। नहीं वो बहुत सारे लोग विद्वान कहते हैं कि रुपया गिर रहा है तो उन्होंने काठ की हांडी चढ़ा ली। अब आप काठ की हांडी थोड़ी चढ़ा सकते हैं, वो तो बार बार नहीं चढ़ती है। तो जब वो काठ की हांडी चढ़ा रहे थे तभी आपको सोचना चाहिए था कि इसका क्या मतलब है। तब भी लोगों ने लिखा होगा, ठीक है, उस वक्त मैंने तो आज ही लिखा। तो बेसिकली जो है वो रुपया क्या है और क्या नहीं है, ये समझ आपको अपने अंदर बिठानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो दूसरा कह रहा है कि साहब रुपया जो है इज्जत है, रुपया गिर रहा है तो इज्जत गिर रही है। अगर इसी बहकावे में आप आते रहेंगे, गुमराह होते रहेंगे, तो फिर यही होगा। सर बहुत सारे विद्वान मित्रों ने कहा और आपने भी शायद लिखा कि भाई रुपया गिरता है उसका भी तो आप फायदा उठा सकते हैं, नहीं फायदा है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो क्या रुपया गिरने का वो फायदा जो उठाया जा सकता है वो हम उठा रहे हैं? वो फायदा हम उठा, पता नहीं। अब तो ये तो देखिए एक्सपोर्ट का ये है कि तात्कालिक पता तो नहीं चलता, उससे निर्यात कितना बढ़ेगा ये आपको 6 महीने बाद पता चलेगा। तो आयात जो है वो रुपया सस्ता हुआ है तो निर्यात बढ़ेगा। लेकिन देखिए दूसरा जो ये जो इस वक्त कड़वी दवा आपने बात कही, और ये जो मतलब चोट पड़ रही है ना, इस चोट का भी एक सकारात्मक असर होता है
जब आपका ईंधन महंगा हो गया तो आप 4 बार सोचेंगे यार वहां जाऊं कि न जाऊं, इतना फूकूं कि न फूकूं। अब ये जो बड़े बड़े गैस गजलर लेकर के हर कोई जो है एसयूवी के चक्कर में है, जो जो ये नहीं सोचता आजकल कि गाड़ी में ऐसी गाड़ी लूं जो कम पेट्रोल पिए। हाँ वो तो ये सोचता है कि मेरी गाड़ी के सामने जो है दूसरे का घर भी छोटा नजर आए, इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, पेट्रोल जितना पिए सो पिए। तो अगर आपकी सामर्थ्य, आप फूकने को तैयार हैं, तो जब महंगा होगा तो आप थोड़ा सोचने को आपको विवश करता है। तो इससे क्या है कि किफ़ायत बढ़ती है, किफ़ायत की प्रवृत्ति बढ़ती है। और इसी तरह की चोट लगेगी तो आप फिर जलवायु की और ये जो है वो स्वच्छ एनर्जी की, वैकल्पिक स्रोतों की बात सोचने लगेंगे, वरना तो भूल जाते हैं आप, आपको खाली पेट्रोल ही दिखाई देता है। तो एक इसका ये फायदा भी है। तो ये दो फायदे हैं, ये दो फायदे कितना रंग लाते हैं, आप स्वैच्छिक ऊर्जा की ओर कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, ये तो होना तो चाहिए था। देखो भाई, चीन ने तो पहले लगभग आधी अपनी बिजली उससे बनानी शुरू कर दी है, वैकल्पिक ऊर्जा से। इसके बावजूद उसका जो है वो आयात हमसे ज्यादा ही है, कम नहीं है, जी क्योंकि वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसके पास। लेकिन कुछ तो किया है ना। और लगभग वो तो लीडर है इस वक्त बिजली की कारों में, बिजली की चीजों में। तो सब ये जो है भारत भी हो सकता है अगले 10 साल में, 20 साल में, अगर ढंग से काम करे तो अगर इस संकट का ऐसा सकारात्मक कोई प्रभाव आगे दिखाई देता है तब तो इस सबक हमने सीखा। और नहीं दिखाई देता है, वही ढाक के तीन पात रहे, अगर 5 साल बाद हम फिर यही बात करते नजर आए तो इसका मतलब ये है कि दिस वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। तो नहीं, रुपया। देखिए ये बिल्कुल ठीक बात आपने कहा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अभी अपील की थी 10 मई को, 12 मई को, कि भाई आप खर्चा कम करें, गाड़ियां कम करें। सरकार को भी कहा कि मंत्रियों को काफिला कम करें, फिर गोल्ड की खरीद कम करें, फिर विदेश यात्रा कम करें। क्या अब ये सब चीजें केवल एक दिखाने का दिखावा भर है कि एक चिंता आप कर रहे हैं और इससे क्या कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? वैसे देश नहीं में तो मुझे नहीं, लग नहीं रहा कि कोई बड़ा फर्क पड़ा है। कोई फर्क मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ये सांकेतिक चीजें हैं। थोड़ा मतलब एक बार आदमी सोचने को विवश होता है। लेकिन देखिए, ये सारी बातें जब पेट्रोल और डीजल सस्ता हो, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, उपदेश उस वक्त अच्छे लगते हैं। तब आपने उपदेश दिए होते तो ठीक है, लोग कहते हैं कि यार अभी क्यों उपदेश दे रहा है, तो तब आप जस्टिफाई करते कि भाई आगे चल के संकट आ सकता है, संकट इसलिए आ आप सकता है। अभी से सावधान हो जाएं। संकट सर पे पड़ने पर दूसरी मछली वाली बात है, आप दूसरी मछली बन रहे हैं, ये बुरी बात भी नहीं है, तीसरी मछली कम से कम नहीं है आप। लेकिन केवल दूसरी मछली बनने से भी काम नहीं चलेगा आपको। ये तो संकट कुछ नहीं है, हो सकता है आगे 10 साल बाद क्या हो। कल को मान लो आगे लड़ाई बढ़े और यहाँ जो है तबाह हो जाए। कई जो भविष्यवक्ता हैं वो उल्टी सीधी भविष्यवाणियां करते हैं कि साहब जो पश्चिम एशिया है वो तो जल के राख हो जाएगा, एक दूसरे पे हमला कर देंगे, लड़ मरेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तेल कहाँ से आएगा, और तेल अगर 200-300 चला जाए तो उसके लिए तैयार है क्या आप? तो आपको सिनेरियो प्लानिंग करके इस तरह की जो संकट की जो घड़ियां हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए देश को, कम से कम नेतृत्व को सोचना चाहिए, और उसके लिए देश को, समाज को तैयार करना चाहिए। तो देखिए, मतलब ईमानदारी की बात तो ये है, सरकार को ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो सरकार संकट के वक्त में भी कुछ न करे तो वो तो फिर मतदाता को सोचना चाहिए कि उसका क्या करे। लेकिन सर, अभी जब बात हुई यहाँ पर, हम सब लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि ये सारे चक्कर है आपके मित्र की वजह से, ट्रम्प साहब की वजह से। हाँ, ये तो है। उन्होंने देश भर को, दुनिया भर को परेशान किया हुआ। अब ट्रम्प साहब के एक और मित्र है, मार्को रूबियो साहब, जो विदेश मंत्री है, वो आए हुए हैं भारत। तो उनकी बात हुई, प्रधानमंत्री जी से हुई, विदेश मंत्री जी से हुई। पहले तो ये हुआ कि वो कोलकाता पहुंचे तो उनको कोई बड़ा आदमी लेने नहीं पहुंचा, तो लोगों ने कहा, भारत के लोगों ने, कि देखा स्नप कर दिया हमने, ठीक कर दिया। अब वो प्रधानमंत्री जी से बात कर ली, विदेश मंत्री जी से बात कर ली, ट्रेड डील हो रही है। फिर जो 250वीं जयंती हो रही थी अमेरिका की, उसमें ट्रम्प साहब ने फोन करके बता दिया कि भाई आई लव इंडिया एंड आई कैन ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट मी 100%, और मैं, प्रधानमंत्री जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं। तो ये है क्या, क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हैं? हिंदुस्तान के लोग तो कह रहे हैं भाई हम दूध के जले हुए हैं, ये छाछ नहीं, फूक फूक आप कर किसी पीने को का। भरोसा नहीं कर सकते। देखिए ना, चीन आपका सगा है, कूटनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं है। ये सीधे सीधे तो धौंस नीति और कूटनीति हो रही है। रूबियो साहब कूटनीति करने आए हैं, ट्रम्प साहब धौंस नीति करते हैं। तो उनको अब इस वक्त जरूरत है, चीन ने ठेंगा दिखा दिया, चीन से खाली हाथ लौट आए हैं।
ईरान से इनको जितना मिलना था वो मिल चुका, और जो खोना था वो ये खो चुके हैं। अब ये अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो अब तीसरा लक्ष्य इनका बचा है भारत, कि भारत के साथ कुछ समझौता वगैरह हो, सौदा हो जाए, तो उसका झंडा लहरा करके ये चुनाव में उतरेंगे और कहेंगे कि देखिए साहब, हमने ये हासिल कर लिया। और उसके लिए न्योता भी दे दिया प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री वहां जाएं उनकी मांद में, और फिर जो है वो उनको दबोच लें। तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री को भी तैयार होकर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है उनको भी आंख हो गई है अब। वो ठीक है, वो उनका स्टाइल है, वो गले वाले सब मिलेंगे, लेकिन उसमें बहुत कुछ पहले शायद वो पढ़ते थे वो पढ़ना वो भूल गए होंगे अब, कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। एक दिन पुतिन उनके परम मित्र हो जाते हैं, पुतिन महान हो जाते हैं, और दूसरे दिन जो है वो पुतिन नाकारा हो जाते हैं और उनकी नर्व्स पे आ जाते हैं, और मतलब बहुत गुस्सा हो जाते हैं पुतिन से। वही शी के साथ है, वही इनके साथ होगा। तो उस आदमी का तो स्वभाव ये है। कोई बात नहीं, कम से कम ये है कि रूबियो को भेजा उसने, और ये एहसास है कहीं न कहीं कि भारत जो है वो ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आपने दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और अब कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं। भारत को ये देखना चाहिए कि साहब, हमारी जगह कहाँ है, हम अपनी ज़मीन न छोड़ें, और साथ ही भाई जैसा भी है व्यापार तो उसी से करना, पैसा तो उसी से कमाना है। चाहे ग्राहक जो है वो बदतमीज़ है, लेकिन माल तो आपका ले जा रहा है, उसी को बेचना है, माल उसी को बेचना है। तो भाई बदतमीज ग्राहक से भी आपको ये हमारे यहाँ जो फैला हुआ है ना, ये कर दो वो कर दो, और चीन की तरह आंख दिखा दो और आंख नीचे कर लो, ये सब नहीं चलता है। आपको अपने बारे में कम और देश के बारे में ज़्यादा सोच के चलना पड़ता है, कड़वा घूंट पीना पड़ता है। तो ये करके अगर कुछ अच्छी डील मिलती है तो इनको लेनी चाहिए, ताकि जो कम से कम ये जो स्टॉक मार्केट अड़ी हुई है और रुपया जो नीचे गिर रहा है, ये इसकी एक वजह ये भी है कि जो अमरीकी खास तौर पे जो निवेशक, भाई पूंजी सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है, तो उनको अभी तक ये भरोसा नहीं है कि ये मामला पटरी पे आएगा, कब तक पटरी पे आएगा। और मार्केट और निवेशक जहां अनिश्चितता होती है वहां से वो दूर रहता है, चाहे वो कानून व्यवस्था की अनिश्चितता हो, चाहे वो जो है नियम कानूनों की पॉलिसीज को लेकर। तो ये जो अनिश्चितता है, ये अनिश्चितता इस वक्त जो है वो महंगी पड़ रही है देश के शेयर बाजार को भी, और देश के मुद्रा बाजार को भी, और देश के कारोबार को भी। तो इस अनिश्चितता को जितना जल्दी हो सके, और ये अगर खुल जाए हॉर्मुज, तो ये भी है कि इसको सामान्य होने में कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। पहली बात तो 60 दिन का युद्ध विराम की ये बात कर रहे हैं, तो 60 दिन जो आपका 60 जो है डॉलर बैरल से $110 बैरल हुआ है, वो 130 हो जाएगा। 60 भी नहीं आने वाला, वो कहीं बीच में अटकेगा, वो 80-85 के आसपास रहेगा, 2 महीने। उसके बाद इंश्योरेंस वाले और तेल वाले देखेंगे कि अब आगे मामला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब तक ये लोग जब तक सेना के, अमेरिका के वो जो जहाज जो वहाँ हैं वो सारे तितर बितर नहीं होते, वो वापस नहीं चले जाते, तब तक ये दाम पूरी तरह से उस सामान्य स्थिति में आने वाले नहीं है। और जब तक आने वाले नहीं हैं तब तक आपको ये दर्द झेलना है। तो इसलिए आप 6 महीने की कम से कम मान के चलें। जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, तो वो ये सोच के ही कहा है, उन्होंने ये सोच के नहीं कहा कि 6 महीने लड़ाई चलेगी। 6 महीने लड़ाई चलेगी तो फिर आपको 2 साल की प्लानिंग करनी, 2 साल हो जाएगा। तो ये जो मतलब लड़ाई बंद हो रही है, इसके बाद 6 महीने लगेंगे कम से कम इस स्थिति को थोड़ा बहुत सामान्य होने में, इसलिए वो ये कह रहे हैं। सर, मैं ये सब बात तो ठीक है, मुझे तो ये बताइए, आपके दोस्त है इसलिए मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रम्प साहब पे भरोसा करें कि नहीं करें। वो जो 100% ट्रस्ट करें, मित्र हैं, माय फ्रेंड मोदी, आई लव इंडिया, इसको माने कि नहीं माने, क्या करें ये बता दीजिए। आपकी बात मान लेंगे हम तो। नहीं, ये देखिए, उन पे ट्रस्ट, मैं पहले से कह रहा हूं कि आप कूटनीति में किसी पे भरोसा ना करें। भरोसा करना कूटनीति का पहला दुर्मंत्र है। आपको हमेशा अपनी सावधानी लेके चलना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि अगले वाला पीठ में छुरी भोंकेगा।
ये सावधानी बरत के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो है वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इनके साथ आप ये भी नहीं कर सकते कि साहब अमेरिका के साथ आप लेन देन या कारोबार बंद कर दें, क्योंकि वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/4 है। ये नेसेसरी एविल है। 1/4 अर्थव्यवस्था से आप हाथ नहीं धो सकते। ये नेसेसरी एविल के तौर पर हो गया। लेकिन कोई रास्ता मतलब ठीक होने वाली है, कुछ दोस्ती भी होने वाली है या नहीं, हम ऐसे ही चलते? दोस्ती तो इनसे अब नहीं होगी। देखिए, अब तो आप ये इंतजार कीजिए कि इनका कार्यकाल खत्म हो जाए और जैसी भी इनकी गति हो, ये मतलब अभी अगले 2 साल तो वो ये भुगतेंगे, आप चुपचाप तमाशा देखिए। और उसके बाद भारत को ये सोचना चाहिए कि अगली सरकार अमेरिका में जो आएगी, कोई भी कदम उठाए, ये सोच के उठाए कि अगली सरकार जो है वो आपसे पहले से ही नाराज ना हो जी, उनकी कम से कम आप बैड बुक्स में ना। सर अब ऐसे तो क्या कह सकते हैं, ट्रम्प साहब के लिए तो हम चले भी गए थे, अब वो उसके बाद भी नाराज हो जाते हैं तो क्या कर सकते? नहीं, चले भी गए थे तो वो तो गलती की थी ना, आपने क्यों गए थे? आपको नहीं जाना चाहिए था, आप यहीं से बैठ करके जो है वो कुछ कसीदे पढ़ देते। तो बीच बचाव का रास्ता नहीं, ये भी तो है ना कि आपने तो पूरा दिल खोल दिया। अब जैसे इनको झूला झुला दिया शी साहब को रात में, तो अब झूला झुलाने के बाद उसका मिला क्या? कुछ नहीं मिला ना। उसके बाद तो जो सीमा पे उन्होंने किया वो देख लिया आपने। और ये इन्होंने ही क्यों, ये तो मतलब इससे पहले वाजपेयी साहब जो है वो बस लेकर के वहां चले गए थे और मनमोहन जी जो है वो उनको बुला लिया था यहाँ। तो ये क्या नाम इसका, नरसिम्हा राव के समय में जो है मुशर्रफ ने नरसिम्हा राव की पीठ में छुरा घोंपा था। तो ये तो मतलब हर सरकार बहकावे में आती है। तो अगर हम भले दिल वाले लोग हैं, आप मानते नहीं, अब आप वहां बैठे होते। अब ये तो है, लेकिन हम सोचते हमारे जैसे ही होंगे सब लोग। आपने बात की, हम शिवकांत जी की तरह से ही समझते हैं सब लोगों को कि वो जब कह रहे तो अच्छे ही लोग हैं, अच्छे लोग हैं तो अच्छी बात करेंगे। थोड़ा चीन की तरह होना चाहिए। देखिए, मतलब ये है कि वो मैंने एक बार कहीं लिखा भी था, जो कम बोलता है उसी की बात में वजन होता है। सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूँ, इसलिए मेरी बात वजन नहीं है। तो ये है, तो इसलिए कूटनीति में बहुत सधी हुई संभल के बोलना चाहिए, संभल के रिएक्ट करना चाहिए। लोग ये कहेंगे कि हाँ जी ये तो बोर है और रिएक्ट ही नहीं करता है, ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आदत पड़ जाती। तो कम से कम आप ये जो मतलब धोखा है, ये जो छलावा है, इससे बच जाते हैं। तो ये सीख है इनके। लेकिन अब 15 साल तो हो गए, अब और कितनी सीख चाहिए इनको? इनसे आगे वालों के लिए सीख है, मैं ये कहता हूँ। ये कोई मतलब सदा देखते हैं अभी तो कि क्या होने वाला है। ये सदा के लिए थोड़ी दिखवा के लाए। बहुत सारे लोग हीरे होते हैं ना सर। नहीं, हर चीज के अति सर्वत्र वर्जित वाली बात है। चलिए देखते हैं, वो तो आगे की बात है। अब जो अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन भी अगर आप अति भोजन कर लेंगे तो बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे। हजम नहीं होता, वो भी हजम। तो यही है। चलिए देखते हैं कि कुछ बेहतर हो। आपने बहुत ठीक तरीके से समझाया इस बात को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपको हम परेशान करते हैं, लेकिन आपका स्नेह मिलता रहता है तो हम थोड़ी सी और हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच। आप टेक केयर।